है कि एक राजनाथ साहब जिनकी मैं तहे दिल से बड़ी इज्जत करती हूँ और मुझे वो बीजेपी के एक कद्दावर नेता नजर आते हैं। आज उन्होंने एक अजीब किस्म का बयान दे डाला। इस तरह ये भारत के गद्दारों को, भारत के आतंकवादियों को जबरदस्त तरीके से वीर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। शायद आपको नहीं पता हो, ये आरएसएस वही एक भगुआ आतंकवादी तंजीम है जिसका वीर सावरकर सपूत कपूत है। इसने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को साफ लिख कर दिया था कि आज ये भगुआ आतंकवादी देश हित की बात करते हैं। आज ये भगुआ आतंकवादी हमें और आपको कहते हैं कि नहीं, ये इनके बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। माँ स्वर आनंद एक ऐसा यति था, एक ऐसा स्वामी, एक फर्जी स्वामी, एक ऐसा नकली साधु था जिसने पॉपुलैरिटी के लिए सिर्फ मुसलमानों को चूज करा। उसको मुसलमान की बेटी है तो माले गनीमत है कि कोई भी आएगा, बलात्कार करेगा, गैंगरेप करेगा, मारेगा, कूटेगा, चला जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। अजीब किस्म के भारत के हालात हैं। कहीं गैंगरेप, कहीं किसानों पर जुल्म, कहीं सरकार की हठधर्मी, कहीं नेताओं के खुराफाती बयान। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी और तमाम मुझे सुनने वालों को ऐमन रिजवी का सतरंगा सलाम। शुरुआत करते हैं आज के करंट टॉपिक में। वीर सावरकर आप सब जानते होंगे, जिसको ये आरएसएस वाले वीर बनाने पे लगे हुए हैं, जबकि हम उसको माफी जीवी कहते हैं। सावरकर एक ऐसा नाम जिसने भारत के साथ हमेशा गद्दारी करी। सावरकर एक ऐसा नाम जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनको फांसी पर चढ़वाने का या उनको जेलों में भिजवाने का काम करा। सावरकर एक ऐसे जंतु का नाम जिसने हमेशा आरएसएस को मजबूत करा। कमाल की बात यह है, बात कहेंगे सावरकर के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, बंच ऑफ थॉट भी पढ़े अगर आप तो आप देखेंगे कि आरएसएस ने हमारे साथ कितना जुल्म करा, आरएसएस ने भारत के साथ कितनी गद्दारी करी, वो आप तमाम लोग देखेंगे। मुद्दा ये है कि एक राजनाथ साहब जिनकी मैं तहे दिल से बड़ी इज्जत करती हूँ और मुझे वो बीजेपी के एक कद्दावर नेता नजर आते हैं। आज उन्होंने एक अजीब किस्म का बयान दे डाला। ना मालूम वो कौन सा प्रेशर था, नहीं मालूम कि उनको कौन सी वाली लॉलीपॉप पकड़ाई गई कि आप सावरकर का गुणगान करना शुरू कर दीजिए और हिस्ट्री को ऐसा तोड़ मरोड़ कर पेश करिए। क्योंकि एक राजनाथ साहब की एक रेपुटेशन है समाज में, पार्टी में, तो उनको लगा कि शायद अगर हम राजनाथ साहब को यूज़ करेंगे तो हम सावरकर को, माफी जीवी को कहीं ना कहीं वीर सावरकर घोषित कर देंगे। राजनाथ साहब एक बयान दे बैठे। उन्होंने कहा कि ये जो माफीबाज, माफी जीवी सावरकर था, ये जो अंग्रेजों का दलाल था जिसको पेंशन भी मिलती थी लंदन से, और जब भी पकड़ा जाता था तो अंग्रेज बाकायदा चिट्ठियां लिखा करते थे कि तो अपना ही बंदा, शक्ल पे मत जाओ, शक्ल बेशक उल्लू जैसी है लेकिन बंदा अपना ही है, और ये छोड़ दिया जाता था। आज राजनाथ साहब ने एक बयान दिया, उसमें कहा कि वीर सावरकर का, जिसको हम वीर बनाने के चक्कर में लगे हुए, हमारे सावरकर की कोई गलती नहीं थी। उसको तो महात्मा गांधी भड़का दिया करते थे, बहका दिया करते थे। महात्मा गांधी के कहने पर वो माफिया मांगता था। वीर सावरकर जो अव्वल दर्जे का चालाक, मक्कार, काले कव्वे जैसा, आप देखो कि अगर आप उसकी शक्ल देखोगे तो आप सोचोगे कि उल्लू ज्यादा खूबसूरत है या सावरकर ज्यादा खूबसूरत है। दोनों एक से एक मुकदमा जीते हुए हैं। तो अब आप ये देखिए, कुछ सावरकर कोई बच्चा तो था नहीं कि महात्मा गांधी उसके सर पर, कनपट्टी पे बंदूक रखते, उससे कहते कि माफी मांग, और वो माफी मांग लेता। ऐसे कैसे हो जाता है? लेकिन चलिए, हम राजनाथ साहब, हम आप ही की बात को साबित करने की कोशिश करते हैं विद फैक्ट। महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आते हैं, मेरी डेट पर आप दिमाग लगाइए कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत में 1915 में आते हैं, और वीर सावरकर उस वक्त भी कम से कम 5-6 माफिया मांग चुका था। वीर सावरकर 1911 में एक जेल में था,
वहाँ पर भी इसने माफ़ी मांगकर बाहर निकला। उसके बाद 1913 में भी जेल में था, वहाँ भी इसने माफ़ी मांगी, बाकायदा लेटर जारी हुए आरएसएस की तरफ से कि तो हमारा बंदा है, हम तो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले, हम तो अंग्रेज़ों के दलाल हैं। तो अब ये कैसे हो जाएगा कि जो बंदा साउथ अफ्रीका से, यानी हमारे महात्मा गांधी 15 में आ रहे हैं, 1915 में आ रहे हैं और 3-4 बार ये माफ़ी मांग चुका माफ़ी जीवी सावरकर, तो ये महात्मा गांधी के कहने पे कैसे माफ़ी मांग सकता है। तो अब आप इनकी स्ट्रैटेजी समझिए कि किस तरह ये भारत के गद्दारों को, भारत के आतंकवादियों को ज़बरदस्त तरीके से वीर बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको पता है तमाम के तमाम आतंकवादी, बस इनको वीर बनाने की होड़ लग गई। इनको पता है मीडिया हमारा, सोशल मीडिया हमारा ट्विटर, हमारा इंस्टा, हम कहीं भी किसी भी गद्दार आतंकवादी को वीर बना देंगे तो पब्लिक पागल उसको वीर मान लेगी। शायद आपको नहीं पता हो, ये आरएसएस वही एक भगवा आतंकवादी तंजीम है जिसका वीर सावरकर सपूत कपूत है। इसने भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों को साफ लिख कर दिया था कि नहीं, हमारा आज़ादी से कोई लेना देना नहीं है, ना हम आज़ादी के किसी भी प्रोग्राम में हम इन स्वतंत्रता सेनानियों के साथ देंगे, यानी फ्रीडम फाइटर को हम सपोर्ट करेंगे। हम तो तुम्हारे गद्दार हैं, तुम्हारा खाते हैं, अपने भारत के साथ गद्दारी करते हैं, हमारी शक्लों पे बेशक मत जाओ क्योंकि हम काले वाले अंग्रेज, गद्दार अंग्रेज है। तो ये वीर सावरकर उनमें से था। और आपको शायद पता हो कि आरएसएस का जो हेड क्वार्टर है, जहाँ भगवा बम, जिहादी बम तैयार होते हैं, नागपुर, यहाँ 52 साल तक भारतीय झंडा यानी भारतीय तिरंगा नहीं फहराया गया। सन 2001 की बात बता रही हूँ आपको, जब 3-4 लोग नागपुर पहुंच जाते हैं और वहां पर तिरंगा लगा देते हैं, तो वहां पर वहां का जो हेड ऑफिस होते हैं, इनके तमाम जो कर्ता धर्ता होते हैं, ये जितने के जितने होते हैं, मोहन भागवत होते हैं, उन 3 लोगों को पकड़कर पुलिस में दे देते हैं। यानी तिरंगे से भी इन लोगों को इतनी नफरत है। आज ये भगवा आतंकवादी देश हित की बात करते हैं, आज ये भगवा आतंकवादी हमें और आपको कहते हैं कि नहीं, ये इनके बाप का मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है। तो ये सारे के सारे वो आतंकवादी, और आप जानते भी होंगे कि सावरकर क्या था, किस तरह एक एटम बॉम्ब था, और किस तरह इन्हीं का मानने वाला नाथूराम गॉडसे, जो भारत का, आज़ाद भारत का पहला आतंकवादी घोषित हुआ था, जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी थी। और जिस वक्त महात्मा गांधी को गोली लगी थी, उस वक्त सावरकर जो था वो बचाता हुआ नजर आ रहा था नाथूराम गॉडसे को। तो ये महात्मा गांधी की ओट में जो ये शिकार करने चले हैं और इसको एक आतंकी जीवी सावरकर को, माफी जीवी सावरकर को एक देश हित में बना कर वीर सावरकर घोषित करने की जो इनका एक प्लान है, वो कहीं ना कहीं बेनकाब होता नजर आता है। अब मैं आपके पास दूसरे टॉपिक पर आ जाती हूँ। ये मेरा पहला टॉपिक था जो मैंने वीर सावरकर पर बोला। अब मैं आपके पास दूसरे टॉपिक पर आ जाती हूँ। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ मध्य प्रदेश। जनाब, मध्य प्रदेश, वही मध्य प्रदेश जहाँ पर बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश में एक शहर है, वहाँ का नाम है इंदौर। इंदौर शहर से एक वीडियो मेरे पास आई है, एक पोस्ट मेरे पास आई है, जहाँ पर एक मुस्लिम भाई अपने छोटे भाई के लिए गुहार लगाते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि मेरा छोटा भाई जो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में पढ़ता था और वहाँ पर गरबा का एक फंक्शन था, मेरा भाई भी वहाँ जाता है। उस कॉलेज में कुछ चुनिंदा मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं। जब वहाँ पर गरबा का फंक्शन हो रहा होता है तो उस वक्त वहां पर बजरंग दल और आरएसएस और इनकी जो दूसरी भगवा तंजीमें हैं, आतंकी तंजीमें, वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और आइडेंटिटी कर करके मुसलमान बच्चों को वहां से उठा के जबरन ले जाते हैं, खींचते हुए लेके जाते हैं और थाने ले जाकर उनको बंद करवा देते हैं। यानी कि ये एक प्री प्लान ट्रैप करा गया, यानी कि पूरा का पूरा शासन, प्रशासन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सब आपस में इंटरकनेक्टेड था। तमाम के तमाम ये चोर चोर मोसेरे भाई थे। अब सवाल ये उठता है, जब वो बच्चे वहां पर जेल में उनको लॉकअप में रखा जाता है, थाने में रखा जाता है, आनन फानन उन बच्चों के माँ बाप गार्जियन जाते हैं, तो गार्जियन को पुलिस वाले कहते हैं नहीं 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 नहीं, तुम दूर हो जाओ, ये जो भगवा आतंकवादी हैं इनकी बहुत भीड़ है, ये तुम्हें मार देंगे जो भगवा आतंकवादी हैं। तो पेरेंट्स बेचारे डर जाते हैं, थाने से थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं। वहाँ पर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिसगाइड करता है उन मुसलमान बच्चों के पेरेंट्स को और ये कहता है कि हम इनको छोड़ देंगे, ऊपर से कार्रवाई चल रही, ये चल रही, वो चल रही। उसके बावजूद पूरी रात उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप, उनके भाई लोग थाने के बाहर खड़े रहते हैं और फिर वहाँ से एक और खेल खेला जाता है, खेला जाता है मुसलमानों के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ, जिस तरह बीजेपी कर रही है।
उन तमाम मुस्लिम स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड कॉलेज में था इंदौर में, और जो एक फंक्शन को अटेंड कर रहे थे, कॉलेज ही का गरबा का फंक्शन था, उसमें उन्होंने शिरकत करी थी, उन बच्चों को जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और उसको एक उन पे जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो लव जिहाद के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। यानी कि ये देखिए कि मुसलमानों को किस तरह टॉर्चर करा जा रहा है, मुस्लिम समाज को किस तरह टारगेट करा जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भाजपाई या बीजेपी की सरकार है वहाँ पर मुस्लिम समाज पर लगातार जुल्म होता नज़र आता है। और ये देखिए उन बच्चों का क्या जुर्म था, क्या उनका ये जुर्म था, क्या वो मुसलमान है, क्या उनका ये जुर्म था कि वो कॉलेज में पढ़ते थे। अब यानी आपके बच्चों को इतना टेरर मचाकर उनके दिमाग में इस तरह खुराफात भर देंगे कि वो पढ़ाई से भागें, पढ़ाई की तरफ ना जाएं। यानी अब कॉलेज भी सेफ नहीं। जिस कॉलेज में तमाम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर सिर्फ आइडेंटिफाई करके मुसलमान बच्चों को खदेड़ कर ले जाना और उनको बिना जुर्म के जेल में डाल देना, ये दर्शाता है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह ये सरकार, ये आरएसएस और ये जितने भी इनके भगवा आतंकवादी तंजीमें हैं जो साफ कहती हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, भारत में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, भारत में रहना होगा, जय माता कहना होगा। ये तमाम जितने भगवा आतंकवादी तंजीमें किस तरह ये मुसलमान समाज को, मुसलमान युवकों को, मुसलमान नौजवानों को, मुसलमान लेडीज़ को, मुसलमान की बेटियों को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। मगर जवाब नहीं, इस सरकार का जो कान में शीशा डालकर बैठी हुई, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किस पर करते हैं? मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे मुसलमानों के बहुत बड़े रहनुमाओं पे करते हैं। कार्रवाई किस पर करते हैं? उमर गौतम साहब पर करते हैं। कार्रवाई किस पर करते हैं? मौलाना जहांगीर पर करते हैं। कार्रवाई किस पर करते हैं? मस्जिदों को शहीद करके करते हैं। कार्रवाई किस पर करते हैं? मदरसों पर रेड डालकर करते हैं। कार्रवाई किस पर करते हैं? मुसलमान नौजवानों पर उल्टी सीधी दिफाएं लगाकर जेलों में डालकर ये कार्रवाई करते हैं। कौन सा समाज है, पूछती है ऐमन रिजवी। क्या ये भारत अब हमारे लिए एक तरह का इस पार्टी के साथ सिक्योर रह गया? हमें नहीं कहना कि हमें कमल नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए, हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे हुकूक की पामाली ना करे। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमें इस बात की यकीन दहाई करे कि वो हमारे लिए, हमारे संविधान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे नौजवान के लिए, हमारी बेटियों के लिए सिक्योर हो। क्या भारत का समाज आज आपको इस दिशा में जाता नजर आता है? एक टेरर की राजनीति है कि जहां देखो मुसलमानों को टारगेट करा जा रहा है, उलमाए दीन को टारगेट करा जा रहा है, कलाम पाक को टारगेट करा जा रहा है, और जो लोग टारगेट करते हैं उन पर उफ नहीं कोई कार्रवाई हो, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सोशल मीडिया पे देखिए, भड़ी पड़ी हैं ऐसी वीडियो जहां पर मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, उनकी आईडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ ये लोग कहते नजर आ रहे हैं कि जो भी हिंदू समाज का युवक किसी भी मुसलमान महिला को, मुसलमान बच्ची को वर्गलाकर लाकर उसके साथ ज्यादती करेगा, हम उसको 2.5 लाख देंगे। वहाँ इनको नज़र नहीं आता, वहाँ पर शासन प्रशासन और ये तमाम वर्दी वाले गुंडे अंधे हो जाते, क्योंकि इनको लगता है कि मुस्लिम समाज का मतलब है कि वो मेन धारा में शामिल नहीं है, दलित समाज का मतलब है कि वो मेन धारा में शामिल नहीं। इनको तो ये इंसान मानने को तैयार नहीं। तमाम हैवानियत की जितनी भी इंतहा होती है या तो दलित समाज के साथ होती है या मुस्लिम समाज के साथ होती है। मॉब लिंचिंग भी अगर किसी के साथ होती है तो या तो मुस्लिम समाज के साथ होती है या दलित समाज के साथ होती है। और हमारी बदनसीबी है कि शासन प्रशासन के हाथ में कठपुतली जो बन गया है वो ये तमाम पुलिस महकमा बन गया, जो अपनी ईमानदारी से हमारे साथ बिल्कुल भी वफादारी नहीं करता। वो तमाम की तमाम अपनी ईमानदारी इन बलात्कारियों, इन चाटुकारिता को देता नजर आता है। अब मैं आपके पास तीसरे मुद्दे पर आ जाती हूँ, क्योंकि लाइव में मैं बहुत कम आती हूँ, बहुत बिजी लाइव चल रही है, तो डिफरेंट टॉपिक पर मैंने सोचा कि तमाम टॉपिक पर मैं आज ही बात कर दूँ। और ये लाइव जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, जितने भी चैनल्स हैं, वो आराम से यहाँ से उठा लें, छोटी छोटी बाइट्स उठा लें, ताकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और उनको भी एक अपडेट मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे मेरे यूट्यूबर्स भाई जो हैं, वो जो रिपोर्टर्स भाई हैं, जर्नलिस्ट भाई हैं, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और उनको वहाँ के हालात के बारे में इतना पता नहीं चल पाता। तो इसीलिए मैं कभी कभी लाइव आके तमाम मुद्दों से अवगत करा के आपको तमाम चीज़ों से अवेयर करा देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि भारत में इस वक्त चल क्या रहा है। तीसरे टॉपिक की तरफ मैं आपको लेकर चलती हूँ।
तीसरे टॉपिक में मैं आपको गाजियाबाद लेकर चलती हूँ। ये वही गाजियाबाद है, ये वही डासना मसूरी है जहाँ पर नरसिम्हा स्वर आनंद एक ऐसा यति था, एक ऐसा स्वामी, एक फर्जी स्वामी, एक ऐसा नकली साधु था जिसने पॉपुलैरिटी के लिए सिर्फ मुसलमानों को चूज करा। उसको लगा, उस बुढ़े ठरकी पागल को लगा कि सिर्फ मुसलमानों को यूज करूंगा, मुसलमानों को गालियां दूंगा, मुसलमानों पे जुल्म करूंगा तो शायद मैं बहुत बड़ा पॉपुलर होके योगी से भी बड़ा फेंटा कोला बन जाऊं या फेंटा कोला का पूरा ड्राम बन जाऊं। तो ये वही यति स्वरानंद है जिसने, आपको याद होगा कि 1 साल पहले एक मुसलमान बच्चे को इस वजह से मारा पीटा था, लहूलुहान कर दिया था, बिल्कुल ऐसा कर दिया था अधमरा, जब वो मंदिर में पानी की तलाश में गया था। तो यही वो सरस्वती यति था, यही वो कमीना भगवा आतंकवादी था कि इसने ये नहीं देखा था, बदलिहाज ने, जाहिल ने, गवार ने, कि पानी पे किसी की पपौती पानी नहीं होता, पानी पे तो कोई भी जाकर पी सकता है। तो इसने वहां पर उस बच्चे को मार के बाकायदा वीडियो बना के सोचा था कि मैं बहुत बड़ा आतंकी साबित होऊंगा, लोग मुझे हाथों पे उठाएंगे और सर पे उठाएंगे। और ऐसा हुआ भी था कि बहुत सारे लोगों ने इसकी वाहवाही करी थी, उन तमाम भगवा आतंकवादियों ने जो तमाम के तमाम इंसानियत के खिलाफ थे या हमारे संविधान के खिलाफ थे या भारत की एक अखंडता के खिलाफ थे, उन्होंने इसको बड़ी फंडिंग करी थी। उसके बाद ये भगवा जो आतंकवादी, यही नहीं रुका, ये यति स्वरानंद, इसने क्या करा, कलाम पाक की तौहीन करी, इसने रसूल पाक की तौहीन करी, इसने इस्लाम की तौहीन करी। और इसकी इस बात से इतने लोग खुश हुए। हमारा जो कमीन मिश्रा है, कपिल मिश्रा जो है, आपको याद हो, उसने फंड रेजिंग कर दी, 50 लाख की फंड रेजिंग करके इसके चरणों में जाकर डाल दिया कि भैया तू जो बोल रहा है बुढ़े ठरकी नरसिम्हा स्वरानंद, तू इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ काम करता रहे और पैसा हमसे लेता रहे। इसको तो भौंकने की आदत थी, तो इसने फिर मेरी हिंदू बहनों के खिलाफ भी बोला, इसने बीजेपी के खिलाफ भी इतना वाहियात बोला कि बीजेपी में जो भी नेता मंत्री आती है वो पहले बीजेपी के दूसरे मंत्री के बिस्तर से होकर गुजरती है, तब वो मंत्री बनती है। इसने बीजेपी तक को नहीं छोड़ा, जिस बीजेपी ने इसको लल्ला बना के बुड्ढे को झुलाया, उसी बीजेपी की इसने सबसे ज्यादा वाट लगाई। ये ठरकी यही नहीं रुका, ये अज्ञानी यही नहीं रुका, ये गुफाओं की नाजायज औलाद यही नहीं रुका, इसने तो इतना बड़ा स्टेटमेंट तक दे डाला कि मुसलमानों की जो लड़कियां होती हैं इसलिए सेफ एंड सिक्योर रहती हैं कि वो अपने आप को ढका छुपा कर लेकर जाती हैं, सीने को दबा कर चलती हैं। और हिंदुओं की जो लड़कियां होती हैं वो खराब कपड़े पहनती हैं, सीना फुला फुला कर चलती हैं, जबकि हिंदुओं के मर्द सीना झुका कर चलते हैं और मुसलमानों के जो नौजवान हैं वो सीना तान कर चलते हैं। इसलिए आज भी भारत पर काबिज हैं। ये भी इसी स्वरानंद ने बोला था। और फिर यहाँ पर एक कोहराम मच गया था कि बीजेपी के हाथों से तोते फाख्ते सब उड़ गए थे। हाय, जिस सांप को हमने दूध पिला पिला के इतना बड़ा करा, आज ये हमारे ही समाज के खिलाफ बोला, आज ये हमें ही बेनकाब कर रहा है, हमें ही नंगा कर रहा है। तो इस तरह का होने के बावजूद भी ये जो पागल खाने का प्राणी है, जिसको पागल खाने वाले भी लेने को बना कर दिए, नरसिम्हा स्वरानंद इतना बड़ा पागल है कि अगर पागल खाने भी आप इसको जाकर छोड़कर आए तो पागल खाने वाले कहेंगे कि हमारे यहाँ पागल आते हैं, मगर इतना वाला पागल नहीं आता। अगर हम इस स्वरानंद को अपने पागल खाने में ले लेंगे तो तमाम पागल खाने के जितने भी लोग हैं वो और ज़्यादा बावले हो जाएंगे, इसलिए इसको वो भी नहीं लेंगे। इतना बड़ा पागल आदमी है। अब इसने सोचा कि इसकी पॉपुलैरिटी का गिराफ फिर गिर रहा है, अब मैं क्या करूं। तो कल इसने फिर एक कमीनपना दिखाया। एक छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का मुसलमान बच्चा किसी तरह मंदिर में आ जाता है और ये कमीना पुलिस को फ़ोन कर देता है और कहता है रेकी करने आया था। इस जाहिल से सोचो, पूछो कि 6 साल का बच्चा तेरे मंदिर में रेकी करने आया था, क्या तू वहाँ अड्डे चला रहा था? क्या चला रहा था? तेरे शराब के अड्डे चल रहे थे, तेरे कोठे चल रहे थे, जो रेड डालने वो 6 साल का बच्चा आया था। इससे कोई पागल से पूछो, बावले खाने के सरदार, तू बता 6 साल का बच्चा क्या करेगा कि रेकी करने आया था। और इसने पुलिस को उठाकर दे दिया। उसके बाद इसने भौंकना शुरू करा और जब इसने भौंकने का जो जनरेटर शुरू करा तो फिर तो ये रुकता ही नहीं, आपको पता है। जब इसने भौंकना शुरू करा कि मुसलमानों ने रेकी करने के लिए छोटा सा बच्चा यूज करा था, जब पुलिस ने मालूमात कही तो पुलिस ने बयान दिया कि क्योंकि मंदिर में कोई समारोह चल रहा था और ये मंदिर भी बड़ा गजब मंदिर है, इस मंदिर पर लिखा हुआ है कि यहाँ मुसलमान नहीं आ सकते, यानी जिसके द्वार पर पहले ही नफरत का इश्तेहार लगाओ, उस नरसिम्हा स्वरानंद की आप मेंटलिटी को आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ठरकी रहा होगा ये। तो इसने पहले लिख रखा है कि यहाँ पर मुसलमान
मुसलमानों का आना वर्जित है। इस मंदिर में मुसलमानों का आना वर्जित है। इसको घटिया पॉपुलैरिटी चाहिए, गुफाओं की नाजायज़ औलादें। भैया अब इसको पता है कि तमाम जितने भी फैंटा कोला हैं, नाजायज़ औलादें इस वक्त ट्रेंड में, इस वक्त नफरत ट्रेंड में भारत में। इस वक्त गायें, गोबर, मंदिर, मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार ट्रेंड में। जो इंसानियत की बात करता है हम उसको जेल में डलवाते थे, जो भारत की बात करता है हम जेल में डलवाते थे। जो हम कहते थे मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे तो वाह 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 करके लोग हमें सरों पर उठा लेते हैं। तो इसीलिए नफरत का जो ये एक पिटारा है, ये बकवास करने से बाज नहीं आता। वो 6 साल का बच्चा जब पुलिस लेकर जाती है तो पता चलता है, क्योंकि मंदिर में कोई पूजा अर्चना चल रही थी तो बहुत भीड़ थी। वो बच्चा वहाँ पर खड़ा हुआ था, बराबर में कोई हॉस्पिटल था, बच्चे की माँ बाप हॉस्पिटल में थे, कोई एडमिट था, तो वो रेले के साथ बच्चा हॉस्पिटल से बाहर खड़ा था, वो मंदिर के अंदर एंट्री कर देता है। ये तो आपने भी देखा होगा। आप बॉम्बे की ट्रेन में बैठिए, बॉम्बे की लोकल ट्रेन में आपको ट्रेन में चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, आप खड़े हो जाइए, रेला आपको खुद ट्रेन में एंट्री करा देता है। तो यहाँ भी ये चड्ढीदारी चिंटू, ये नफरती चिंटू, ये बुढ़ा ठरकी चिंटू बेनकाब हो गया और हर तरफ इसके ऊपर गालियाँ, बहुत ज़्यादा इस पर गालियाँ पड़ रही, लेकिन ये बाज नहीं आया। इसको यही हरकतें सूझती है, बस इसको पता है कि मुसलमानों पे मुझे पतंग उड़ानी है, मुसलमानों के नाम पे मुझे पॉपुलैरिटी मिलेगी। मैं जब नफ़रत की बात करूँगा, मैं जब कटमुल्लों की बात करूँगा, जब मैं कलाम पाक को गालियाँ दूंगा, जब मैं मिल्लत इस्लाम को गालियाँ दूंगा, तो मैं जितने भी गुफाओं की नाजायज़ औलाद हैं इनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी और ये मुझे हाथों में लेके मुझे एहतराम करेंगे, मेरा इस्तकबाल करेंगे। क्योंकि भारत में इस वक्त यही चल रहा है। 6 सालों से आप देखिए कि 6 साल में वही लोग ट्रेंड में चल रहे हैं, उन्हीं लोगों को सिक्योरिटी दी जा रही है जो इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, जो बलात्कार कर रहे हैं, जो संविधान का बलात्कार कर रहे हैं, जो आपकी बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं, जो किसानों को मार रहे हैं, जो किसानों पे लाठी बजा रहे हैं, जो किसानों को कुचल रहे हैं, उन लोगों को ही भगवा आतंकवादी Z+ सिक्योरिटी, Y+ सिक्योरिटी दे रही है। तो ये अजीब किस्म की टेंडेंसी चल रही है। और इस वक्त ये जो स्वामी स्वरानंद है ये फिर बेनकाब हो गया। इसकी जो नफरती पतंग थी वो कट के फिर इसके पीछे से घुस गई है। अब ये दूसरी पतंग निकालेगा, भगवा पतंग निकालेगा और अब नहीं मालूम किसको टारगेट करेगा, किस औरत की बेइज्जती करेगा, किस संविधान की बेइज्जती करेगा, क्या कौन से इंसान की बेइज्जती करेगा। क्योंकि ये अकल से पैदल आदमी है जो गाजियाबाद के डासना मसूरी में रहता है। हाथी है, हराम की खा के संडिया रहा है, वजूद हिलता नहीं है, क्योंकि हराम की खा रहा है तो संडियाएगा ही और इंसानियत की बात नहीं करता। तो इन जैसे नफरती चिंटुओं को आप लोगों को भी जवाब देना चाहिए कि तेरी औकात क्या है, तेरी औकात क्या है, तू मटकी औलाद है। मटकी भी इलीगल औलाद है। भगवा कलर पहले कितना एक रेपुटेटेड कलर होता था। वो मेरे नॉन मुस्लिम भाई जो एक साधु होते थे, जब वो आते थे तो किस तरह हम उनको दक्षिणा देते थे, किस तरह उनसे आशीर्वाद लेते थे। हमने भी देखा, हमारे घर भी आते थे, मंगल के मंगल आते थे, बड़ा एक रेपुटेशन थी। तो वो ओरिजिनल साधु ना मालूम कहाँ खो गए। और ये 3-4% जो ये फर्जी भगवा आतंकवादी हैं, जो नफरती चिंटू हैं, इन्होंने पूरे भारत को बर्बाद कर रखा है। किस तरह देखिए, किस तरह इस्लाम को गालियां देते हैं, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक खुद इनके साथ मिला हुआ है। जब से फेसबुक में मार्क जकरबर्ग ने भारत के आतंकी ग्रुप अंबानी को 20% शेयर दिया, आप देखिए कि आपके फेसबुक पे कुछ नहीं होता होगा। अगर आप कुछ भी ना डालें तब भी आपको ब्लॉक मार देंगे, आपकी रीच कम कर देंगे। और ये जितने भी भगवा आतंकवादी जाफरानी कुत्ते जब भौंकने आते हैं कि जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये एक तरह की नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और भारत को इतना बर्बाद और बदनाम कर देना चाहते हैं ताकि भारत में आपका दम घुटने लगे और आप या तो खुदकुशी करके मर जाएं, या भूख से मर जाएं, या फिर ये आपको मार दे। तो अगर भारत को बचाना है तो आप तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर यूनाइटेड होकर इन भगवा चिंटुओं से लड़ना होगा। और ये भारत में बहुत कम तादाद में, भारत की कितनी आबादी है आपको भी पता है, नियर अबाउट 140 करोड़ भारत की आबादी है। उस आबादी में मुसलमानों की परसेंटेज कितनी है? मात्र 22 या 23%। यानी 23% मुसलमानों को बर्बाद करने के ड्रामे में इन्होंने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया। मेरे तमाम नॉन मुस्लिम भाइयों के रोज़गार ख़त्म कर दिए, मेरे तमाम नॉन मुस्लिम को एक ख़तरे में कर दिया। मेरे नॉन मुस्लिम भाई इनसे अब नफरत करते हैं। तमाम के तमाम भारत की इंडस्ट्री को इन्होंने
चूना लगा दिया। सिर्फ 4 लोगों का नाम भारत है, जिसमें 2 लोग बेचने वाले हैं और 2 लोग खरीदने वाले हैं। 4 गुजरातियों ने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया है, एक अंबानी, एक अदानी, और जो बेचने वाले हैं वो तो ढके छुपे हैं नहीं, कि चाय वाले चौकीदार और एक हमारे तड़ी पार। ये बेचने पे लगे हुए हैं, 2 खरीदने पे लगे हैं। और जिस तरह आपने देखा कि अभी आपने शायद सोशल न्यूज़ पे अब एक न्यूज़ भी देखी हो कि भारत में बिजली का बहरान होने वाला है, भारत में बिजली की किल्लत होने वाली है, बिजली की कमी होने वाली है। उसके पीछे भी एक स्ट्रैटेजी देखिए, क्योंकि इन 2 चोरों ने 2 चोरों को बेचा। ये जो 2 चोर हैं, इन्होंने अदानी ग्रुप को तमाम कोयला की जो वो माइन होती है वो बेचनी शुरू करी। और अदानी इतना बड़ा वाला है, इसने वो कोयला नहीं निकाला। अगर कहीं पर 1 मिलियन टन निकलना था तो इसने 50 मिलियन टन भी नहीं निकाला, जिस ताकि भारत में कोयले का बहरान हो जाए और फिर बाद में इस दिन रात निकाल के आपको मन मुताबिक चीज़ें बेचें। स्टील महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा, लाइट महंगी होगी, यानी कि आपके पास कमाने का स्रोत तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन आपके पास जो एक छोटी सी फैसिलिटी है जिसका नाम है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, वो भी आपकी पहुंच से दूर हो जाए। आप ऐसे हो जाए कि कहा करें कि हाँ, कभी हमारा पंखा चला करता था, हाँ कभी हमारे माँ बाप जब होते थे तो हम एसी में रहा करते थे। तो वो वाली तैयारी इन लोगों ने कर ली है कि आप तमाम लोगों से, मिडिल क्लास से, ये लाइट की फैसिलिटी भी छीनने वाले हैं। ये पूरा का भारत को जितना बर्बाद कर सकते थे उससे ज़्यादा बर्बाद करने की तैयारी है। अब मैं एक और टॉपिक पर आ जाती हूँ, बलात्कार, गैंगरेप। जिस तरह आपने देखा कि राबिया सैफी कोई एक ऐसी लड़की का नाम नहीं था कि कोई घरेलू थी। राबिया सैफी एक ऐसी लड़की जो सेल्फ डिफेंस में काम करती थी। राबिया सैफी एक ऐसे मचलते हुए ख्वाब का नाम जो कुछ करना चाहती थी। 21 साल की राबिया सैफी को किस तरह दिल्ली सरकार मरवा देती है, उस वक्त जब वो दिल्ली सरकार के स्कैम को बेनकाब करती है, इनके घोटाले को बेनकाब करती है, जब वो SDM के घर छापा मरवाती है कि देखो ये जितनी भी उगाई चल रही थी मास्क के नाम पर, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 10-10 हज़ार, ये तमाम का तमाम दिल्ली सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन मिल बांट कर खा रहा था। इसमें सरकार को कुछ नहीं जा रहा था। वो तमाम पर्चियां नकली थी। इस वाले स्कैंडल को बेनकाब किसने करा? राबिया सैफी ने करा। और अगले ही दिन राबिया सैफी को 26 अगस्त में बर्बरता से मरवा दिया जाता, और मरवाने से पहले उसके साथ इतनी हैवानियत करी जाती है कि उसका गैंगरेप करा जाता है। इंसाफ के लिए आज तक कुछ भी नहीं मिला। इवन ना तो SDM आया, ना जितने भी ये सेल्फ डिफेंस वाले थे उसके घर गए, ना केजरीवाल सरकार का कोई कबूतर भी उड़कर वहां पर गया। तो इससे पता चलता है कि किस तरह इन्होंने कमीनपन दिखाया, किस तरह इन्होंने एक लड़की को मार के अपनी मर्दानगी दिखाई, इन तमाम जितने भी नामर्दों ने। क्योंकि राबिया सैफी को जिस तरह ये ट्रेंड में लेकर आ रहे कि राबिया सैफी शादीशुदा थी, अय्याश थी, ये थी वो थी, ये सिर्फ आपको मुद्दे से भटकाने के लिए लेकर आ रहे हैं। और ये देखिए कमाल की बात कि ये केजरीवाल जो मामू जान बनता है सबसे बड़ा संगी है। इसने क्या कहा था कि अगर कोई भी सेल्फ डिफेंस में मारा जाता है तो हम उसको 1 करोड़ देंगे। राबिया सैफी जो ऑन ड्यूटी गायब हुई थी, राबिया सैफी के घर में कोई मदद नहीं पहुंची। राबिया सैफी एक बहुत पुअर फैमिली से आती है। राबिया सैफी को पढ़ाने में जो उनकी फैमिली ने योगदान करा, बहुत पैसा खर्च करा। भाई एक झाड़ू पोछा करने वाली फैमिली है, किराए पे रहती है, कुछ नहीं वहाँ पर जाकर पहुँचा। और ये सेल्फ डिफेंस का जो गठन करा था वो भी मामू जान ने, केजरीवाल ने ही करा था। और बड़ी मक्कारी दिखाते हुए इन्होंने सेल्फ डिफेंस वालों की वर्दी उसी कलर की करी, दिल्ली पुलिस की करी। यहाँ पर भी इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर चूना लगाया कि दिल्ली पुलिस की वर्दी जैसी करी। अब आप और हम जाहिर सी बात है बिल्ला तो निकाल के नहीं देखेंगे ना, हमें पता कौन है, हमें तो वर्दी में नजर आया, हम तो दिल्ली पुलिस ही कहेंगे, हमें क्या पता वो सेल्फ डिफेंस वाला है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा गेम प्लान करा था कि दिल्ली पुलिस के ऊपर चूना लगाने के लिए मामू जान ने सेल्फ डिफेंस का गठन करा और मनमाने तरीके से इन्होंने उगाइयाँ करी, लॉकडाउन में दुकानें खुलवाई, उनके चालान काटे, उनसे हफ्ता वसूली करी। इन तमाम चीज़ों में शासन प्रशासन शामिल था। और यही वजह जब दिल्ली पुलिस को पता चला तो उसने SDM के ऑफिस में छापा मारा और बहुत सारे वहां पर पैसे मिले। 25 अगस्त में छापा मारा जाता है और 26 अगस्त में राबिया सैफी को उसके ऑफिस से किडनैप कर उसको कत्ल करवाकर उसकी लाश को हरियाणा में फेंक दिया जाता है। कमाल की बात है कि दिल्ली में कोई FIR नहीं लिखी गई, दिल्ली में SDM का नाम तक, हरियाणा में SDM का नाम तक नहीं लिखा हुआ कि मेरा के अंडर में काम करती थी। वो लड़की ज्योति जो लगातार कॉल पर कह रही है लड़की की माँ से, यानी राबिया सैफी की माँ से, कि राबिया सैफी दिल्ली पुलिस के साथ इंक्वायरी में, उसका भी कोई अता पता नहीं है।
कोई इस लड़की से कांटेक्ट नहीं करा, कोई लड़की के घर नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ये एक इस तरह के स्कैंडल है कि यहाँ पर आपको वर्गलाया जाता है क्योंकि बेटियाँ साझी होती हैं। राबिया सैफी बेशक माना मैंने मुसलमान कम्युनिटी की थी, तो क्या जो मेरे नॉन मुस्लिम भाई हैं उनकी औलादें नहीं होती? और राबिया सैफी के बारे में ख़ास बात ये भी कि राबिया सैफी की गली में जितने भी नॉन मुस्लिम मेरी बहनें रहती हैं वो बढ़ चढ़ कर राबिया सैफी के स्कैंडल को हाईलाइट कर रही हैं। वो खुद कह रही हैं कि राबिया सैफी सुबह जाती थी, हमसे मिलकर जाती थी, रात में 7 बजे 7:30 बजे वापस आती थी तो हमसे मिलती थी। अभी ये वाला केस भी ठंडा नहीं हुआ था कि अभी नूरपुर एक जगह है बिजनौर के अंदर, नूरपुर में एक 16-17 साल की बच्ची जिसका गैंग रेप करवाया गया। और करवाने वाली कौन है? नीलू प्रजापति, एक लड़की नीलू प्रजापति जो गलत काम करती है, वो लड़कियां वगैरह सप्लाई करती है और इसकी जो सप्लाई चलती है वो तमाम पुलिस महकमे में चलती है। ये सूत्रों से पता चला है हमें कि वो लड़की जो पार्लर में काम करती है नीलू प्रजापति, वो सूत्रों से हमें पता चला है नूरपुर में कि वो लड़कियां सप्लाई करती है, पार्लर का काम करती है, 5-6 मोबाइल लेकर चलती है। वो ऐसी लड़कियों को टारगेट करती है जो माइनर लड़कियां हों, गरीब फैमिली की, उसी उसके ट्रैप में एक 16 साल की लड़की को ट्रैप करती है, उससे दोस्ती करती है, लड़कों से बातें करवाना शुरू करती है और फिर मौका देख के 2 दिन पहले लड़कों के पास उसे कहती है मैं मेरा मोबाइल लेकर आया, इधर मोबाइल लेकर आना। वो जैसे ही मोबाइल लेने वहां से जाती है, खेत में से मोबाइल लेने जैसे जाती है तो एक कार होती है, कार में उसको लड़के बिठाकर ले जाते हैं और लगातार 2 दिन तक उसके साथ सामूहिक बलात्कार करा जाता है। कमाल की बात है कि नूरपुर गई थी, मैं परसों नूरपुर गई थी और शासन प्रशासन अब भी नीलू प्रजापति को बचाता साफ नजर आता। और यहाँ तक भी पता चला है कि पीड़िता का 36 घंटे तक कोई मेडिकल नहीं करवाया गया और पीड़िता के बाप से ही गाड़ी करवाई गई कि मेडिकल होगा 2000 की गाड़ी करो, तो 2000 की गाड़ी करी, कहा बिजनौर में होगा, बिजनौर की गई तो ले गए, सिवारे ले गए, फिर कहना यहाँ नहीं होगा बिजनौर होगा। मतलब उनके फजूल में पैसे खर्च करवाए गए ताकि टाइम जाता रहे और रेप की पुष्टि ना हो। पुलिस ने पूरा इन लोगों को टॉर्चर करा और यहाँ तक सुना है कोई नागर कोई पुलिस में थे, उन्होंने तो लड़की के बाप को बुरी तरह मारा पीटा भी। लड़की पर भी प्रेशर बना रहे हैं कि नीलू प्रजापति का नाम ना लिया जाए क्योंकि वो नीलू जो कह रही है वो बीजेपी से फोन करवा रही है, उसके जो तार है वो आरएसएस से निकल कर आ रहे हैं। क्यों बेटियां साझी नहीं होती? क्या अगर मुसलमान की बेटी है तो माले गनीमत है कि कोई भी आएगा बलात्कार करेगा, गैंग रेप करेगा, मारेगा, कूटेगा, चला जाएगा? क्यों इतना ज़बरदस्त हमारा भारत डेवलप कर रहा है? बाकी विश्व गुरु बनना है, बलात्कार में बनना है, बाकी विश्व गुरु बनना है, इंसानियत को तार तार करने में बनना है, बाकी विश्व गुरु बनना है, भारत मॉब लिंचिंग में बनना है, बाकी विश्व गुरु बनना है, मेरे किसानों को परेशान करने में, मेरे किसानों को कत्ल करने में बनना है, बाकी ही विश्व गुरु बनना है, भारत के संविधान को ख़त्म करने में, भारत के संविधान का बलात्कार करने में बनना है। तो अगर इस तरह की कोई भी घटना आपके नज़र में आती है तो मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, दिली रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप तमाम लोग इन ऐसी न्यूज़ पर नज़र बनाकर रखें। और चाहे वो बेटी किसी की भी हो, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो, मुस्लिम समाज की हो, ईसाई समाज की हो या किसी भी और दूसरे समाज की हो, तो प्लीज़ बेटियां साझी होती हैं, वो तेरी मेरी नहीं होती, वो हमारी होती हैं और बेटियां सबकी इज्जत होती है। तो बीवी का कोई भी जुल्म होता है तो प्लीज़ वहाँ पर वीडियोग्राफी या स्टेटस लगाने से अच्छा है कि आप वहाँ पर उन जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, आप उन बेटियों को इज्जत दिलवाएं, समाज के साथ मिलकर लड़ें, क्योंकि अगर एक दूसरे की बेटी लुटी है तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। आप ये देखिए कि दिल्ली के बारे में एक रिपोर्ट भी आ गई कि दिल्ली में हर घंटे में एक बलात्कार होता है। और कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ, अपने डिजिटल दिल्ली के बारे में बताती हूँ मैं, जहाँ मामू जान ये दावा करते हैं कि पूरे दिल्ली में हमने CCTV कैमरे लगा रखे। मैं आपको एक परसों का वाकया बताती हूँ, बिल्कुल अपनी आंखों से देखा हुआ। परसों रात 11 बजे की बात है कि मुझे 3rd जेंडर कम्युनिटी पे मैं काम कर रही हूँ, तो मैं 3rd जेंडर कम्युनिटी के साथ कोऑर्डिनेट करने के पर्पज से मैं जा रही थी। तो जहाँ हमने उनको बुलाया था, मैं यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर है ओखला के पास, CC कम्युनिटी सेंटर, यहाँ पर NFC के पास एक बहुत बड़ा पार्क है। तो मैं पार्क के बाहर खड़ी हुई थी तो मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा। आप यकीन करिए उस पार्क में 18, 19 साल की, 15, 16 साल की लड़कियां लड़कों के साथ आराम से अय्याशियां कर रही थी। कहाँ है दिल्ली पुलिस, कहाँ है वो मामू जान के CCTV कैमरे? इतने बड़े बड़े पार्क हैं, वो कई बीघे में बने हुए, क्या पुलिस को नज़र नहीं आ रहा? जो चीज़ मुझे नज़र आ गई वो 14 साल की बच्चियाँ, 15 साल की बच्चियाँ, और शायद ये वही बच्चियाँ हैं जो माँ बाप दिल्ली में पढ़ने के लिए भेजते हैं। कोई UP से आ रही है, कोई बिहार से आ रही है, कोई बंगाल से आ रही है, और अच्छे घरानों की लड़कियाँ जो हैं वो नामालूम किस दिशा में चल पड़ती हैं और किसी न किसी के ट्रैप में आ जाती हैं। पहले एक बॉयफ्रेंड होता है, उसके बाद फिर इसी तरह की लड़कियाँ जो होती हैं वो गैंग रेप का
शिकार होकर कत्ल कर दी जाती है। तो मामू जान, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आता कि दिल्ली के जितने पार्क हैं यहाँ पर गेट क्यों नहीं है? रात में तो पार्क में आपके यहाँ वैसे भी अलाउ नहीं होता। जैसे दिन ढलता है, आपके जो वो पार्क के टुल्ले होते हैं वो डंडा बजाने आ जाते हैं, तो उनको रात को वो वाले शॉट नज़र नहीं आते। रात के 10-11 बजे जो वहाँ पे अय्याशियों के अड्डे चलते हैं, जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ आती हैं, वो आपके गार्ड्स को नज़र नहीं आता। तो क्या वजह है कि दिल्ली के जितने पार्क हैं यहाँ पर कैमरे नहीं लगाए जाते? क्या वजह है कि दिल्ली के जितने पार्क हैं यहाँ पर गेट नहीं लगाए जाते? यानी कि ये वाला धंधा भी दिल्ली में, दिल्ली सरकार के संरक्षण में चल रहा है। ये जो अय्याशी का अड्डा चल रहा है, जहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ, या चलिए मैंने माना 17-18 साल की बच्चियाँ भी हैं, तो माँ बाप जिनको एक हौसले से, एक उम्मीद से दिल्ली पढ़ने के लिए भेजते, तो क्या ये लड़कियाँ वहाँ पर जाकर इस तरह अय्याशियाँ करेंगी, इस तरह गलत काम करेंगी? अपनी गुनाहगार आंखों से मैंने परसों एक नहीं 4-5 केस देखे जो बिल्कुल अखलाकियात से गिरकर हरकतें कर रही थी उस पार्क के अंदर। उस पार्क में अच्छा खासा अंधेरा था, बस हमें हिलोले नजर आ रहे थे, हल्का हल्का फेस नजर आ रहा था, अदरवाइज कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर वो लड़के उन लड़कियों को लेकर कॉलियां भरकर पेड़ों के पीछे को चले गए। तो ये कौन सा दिल्ली है? और ये वही दिल्ली है जहाँ पर एक सर्वे हुआ है कि हर 1 घंटे बाद दिल्ली में एक बलात्कार होता है, एक रेप होता है, और गैंग रेप भी हर दूसरे तीसरे दिन हो जाता है। तो मामू जान, जो आप इतना बन के दिखाते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री, हमने कैमरे फ्री, हमने सेल्फ डिफेंस में आपको मार्शल फ्री करे, तो क्या आपकी आंखें इन पार्कों में नजर नहीं आती? आपको नजर नहीं आता कि आप बेटी वाले नहीं हैं? केजरीवाल साहब, अगर आपकी बेटी के साथ इतनी हैवानियत होती है जितनी राबिया सैफी के साथ हुई, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या आपको वहां पर आपका रूह नहीं कांपेगी? तो मामू जान, कुछ अकल के नाखून लो। अपने आप को मोदी की तरह प्रमोट करने से ज्यादा अच्छा है कि आप दिल्ली को प्रमोट करो, दिल्ली पर दिमाग लगाओ। दिल्ली में देखो कि बेटियों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। इन पार्कों पर दिमाग लगाओ, इन पार्कों में कैमरे लगाओ। इन पार्क में जो तुमने वो हराम के गार्ड रख रखे हैं जो 5-6 बजे के बाद तो डंडा बजाते फैमिलियों को नजर आते हैं, लेकिन रात में जो अय्याशियां होती हैं यहाँ पर ये पैसे लेते होंगे जरूर, जब भी तो वहां पर अय्याशियां हो रही हैं। कोई भी लड़का किसी भी लड़की को ले जाकर पार्क में जाकर किसी भी तरह का रिश्ता बना लेता है। मैं क्या बोलूँ आपके सामने कि वहां पर क्या क्या होता है, हमने क्या क्या देखा। मैं नहीं बोल पा रही, उन लोगों को करते हुए शर्म नहीं आ रही, और मुझे शायद आपके सामने डिस्कस करते हुए शर्म आ रही है कि वहां पर ओपनली अड्डे चल रहे हैं, अय्याशी के अड्डे चल रहे हैं, पूरे कोरक धंधे हो रहे हैं। और वो धंधे करने वाली लड़कियां कौन है? वो मासूम मजलूम लड़कियां वो हैं जो दिल्ली में पढ़ाई के नाम पर आती हैं, रहती हैं, और अपनी फैमिली के इमोशन के साथ खेलती है, उनके साथ विश्वासघात करती है। फैमिली यहाँ पर पढ़ने भेजती है और ये यहाँ पर इन गलत कामों में लग जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या हमारा बॉयफ्रेंड है तो मेरी बॉडी का मालिक मेरे साथ कुछ भी करे। आज वो खुद कुछ भी कर रहा है, कल वो बहुत सारे दोस्तों को लाकर आपके साथ, आपकी बेटियों के साथ गैंग रेप कर लेता है। और कहीं ना कहीं जब वो लड़कियों को पता चलता है कि शायद हम ठगे गए, और जब वो अपनी जबान खोलती तो फिर ऐसी लड़कियों को बर्बरता से कत्ल कर दिया जाता। तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, हमारा समाज भी जिम्मेदार है। क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश की बच्चियां दिल्ली में पढ़ने आ रही हैं? क्या ज़रूरत है बिहार की बच्चियां दिल्ली में पढ़ने आ रही? क्या ज़रूरत है बंगाल की बच्चियां यहाँ पढ़ने आ रही? क्या हमें स्कूल सिस्टम पर यकीन नहीं? अरे 12वीं तक स्कूल सब जगह अच्छे होते हैं। जब आपकी बच्चियां मैच्योर हो जाए, कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं मिल रहा, फिर शहर का रुख करो। कैसे आप अपनी बेटियों को निकाल देते हो? अरे हमारा इस्लाम, हम अपने इस्लाम पे बड़ा प्राउड करते हैं। यहाँ पर मैं बड़ा प्राउड करती हूँ कि मेरा इस्लाम, अल्लाह का शुक्र, इतना सिक्योर है कि वो हमें हज पर भी अकेले नहीं जाने देता। हज में हम 41 दिन के लिए जाते हैं, और मेरा इस्लाम कहता है कि हज पर भी कोई भी लड़की, कोई भी माँ, कोई भी औरत सिनफे नाजुक जो वो अकेली नहीं जाएगी। वो अपने हस्बैंड के साथ जाएगी, या अपने बेटे के साथ जाएगी, अपने भाई के साथ जाएगी, अपने चाचा के साथ जाएगी, या अपने बाप के साथ जाएगी। यानी वो महरम के साथ जाएगी, जिनसे निकाह नहीं हो सकता, उन रिश्तों के साथ जाएगी। मात्र 41 दिन मेरा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम सऊदी अरब हज करने अकेले जाएं। तो कौन से माँ बाप हैं वो जो अपनी बेटियों को 14-14, 12-12 साल की बच्चियों को निकाल कर पढ़ने के लिए दिल्ली में भेज देते हैं? जनाब, ये बिगड़ने की उम्र होती है। टीनेजर एक ऐसी उम्र होती है कि अगर हम गलत दिशा में जाना शुरू हो जाएं तो फिर संभाले नहीं संभलते। इसलिए टीनेजर में बहुत ज़्यादा हमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी होती है। मैं ये नहीं कह रही जुल्म करो, लेकिन नज़र करो, वॉच रखो उन पर कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा कर क्या रहा है, किस दिशा में जा रहा है। नहीं तो फिर वो हमारे बेटे ही शायद ऐसे होते हैं कि वो
गलत लड़कियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, या फिर हमारी बेटी ऐसी होती हैं जो गलत सोसाइटी में पड़ जाती है। तो यहाँ पर भी हर जगह शासन प्रशासन जिम्मेदार नहीं होता, यहाँ पर फैमिलीज़ भी जिम्मेदार होती हैं, जो इतनी मॉडर्न हो जाती है कि यूरोप को अडॉप्ट करते करते वो ये भूल जाती हैं कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम किस ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। ना कपड़ों की तमीज़, ना रहने की तमीज़। तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया कि दिल्ली का नज़ारा, ये दिल्ली के हर पार्क का नज़ारा है। इवन दिल्ली हमारी जामे मिल्लिया इस्लामिया की मेट्रो पर इतनी गंदगी मचती है, और यहाँ पर भी आप खुल्लम खुल्ला देखिए कि लड़का लड़की आराम से स्मूच कर रहे हैं, गले लग रहे हैं, एक दूसरे को चिपट रहे हैं। तो क्या तरीका, क्या गंद मचा रखी है। तो इन तमाम चीज़ों पे हमें अपने आप काम करना होगा, हमारी फैमिली को काम करना होगा। हमारी फैमिली की जो ड्यूटीज़ हैं, माँ बाप की जो ड्यूटीज़ हैं, जिन्होंने खुले सांड की तरह अपनी औलाद को छोड़ दिया, जाओ कहीं भी जाओ, जॉब करो, कोई भी पहनावा पहनो, तो उस पर भी कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी। जब हम अपने घर से गंदगी दूर करेंगे तो शायद हम इस समाज को भी पाक साफ कर पा रहे हैं। मेरी बात अगर किसी को गलत लगती है, या कोई भी मेरा एक ऐसा सेंटेंस जो आपके दिल आज़ारी करता है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी और मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं जो एक समाज को सुधारने के लिए चल पड़ी हूँ एक राह पर, और मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी कुर्बानी से 4-5 लोग भी रास्ते पर आते हैं, तो मैं हंसते हंसते भारत के लिए कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। लेकिन मैं इसी तरह आपको जगाती भी रहूँगी, इस तरह जुल्म के खिलाफ आवाज़ भी उठाती रहूँगी। कहीं भी कोई जुल्म होगा, किसी भी कम्युनिटी पर होगा, मैं इंशाल्लाह वहाँ पर जाकर आपको दिखाऊंगी भी और आवाज़ भी उठाऊंगी, और चाहूँगी कि वहाँ पर इंसाफ मिले। लाइव अच्छा लगता है इसको शेयर करिए, और मेरी आवाज़ अच्छी लगती है इसको दूर दूर तक सर्कुलेट करिए। और खुदारा अपनी बेटियों पे थोड़ा सा स्टडी करिए, उनकी थोड़ी काउंसलिंग करिए, बेटों की काउंसलिंग करिए, क्योंकि इस वक्त समाज जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, बिल्कुल यूरोप पे जा रहा है। बहुत गलत तरीके से हमारे बेटा बेटी जो हैं वो गलत दिशा में डाइवर्ट हो चुके हैं। तो मैं चाहूँगी कि हम तमाम लोग इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करें, अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दें, अपने बच्चों के साथ उनकी इच्छाओं को सुने कि वो चाहते क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। शायद उसके बाद हम अपने समाज को थोड़ा बहुत सुधार पाएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ज़िंदगी रही फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना तमाम लोग ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे अलविदा दीजिए, जब तक मैं अगले लाइव पे ना हूँ। अल्लाह हाफिज़।